आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे। नेशनल इनकम मतलब हमें एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। हमने नेशनल इनकम से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी, रेसिडेंट, फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एग्रीगेट्स जैसे एनएनपीएफसी, जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, मेजर कैसे किया जाता है। अब देखो, जब प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है ना, जैसा कि पढ़ चुके हैं, फैक्टर इनकम पे की जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और ये जो इनकम है, हम उनको क्यों दे रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को? क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, फैक्टर सर्विसेज दी हैं। इसका मतलब जब आउटपुट फ्लो होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इनकम फ्लो होता है उसके साथ साथ। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने फैक्टर सर्विसेज दी तो उनको फैक्टर इनकम दी गई। तो क्या हुआ, आउटपुट फ्लो के साथ इनकम फ्लो भी हुआ। और ये जो फैक्टर इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, स्पेंड कर देते हैं अपनी इस इनकम को। क्या करते हैं के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, जिसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर करना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम फ्लो हुआ, आउटपुट फ्लो हुआ, और साथ साथ क्या हुआ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ। तो इस बेसिस पे हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर 3 डिफरेंट फेस होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड इनकम मेथड, और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें फर्स्ट मेथड है वैल्यू एडिड मेथड। इस मेथड में क्या होता है, नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन में, सर्कुलर फ्लो में। रॉ मटेरियल्स को एक प्रोडक्शन के प्रोसेस से गुजरना होता है फाइनल प्रोडक्ट बनने के लिए, जिसके लिए उसे प्रोडक्शन के बहुत सारे फेसेस से गुजरना होता है सर्कुलर फ्लो में। तो इसमें जो मेन फोकस है नेशनल इनकम को मेजर करने से, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब ये क्या दिखाएगा, ये कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, वैल्यू एडेड दिखाएगा हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट की प्रोडक्शन प्रोसेस में, जिनको जब सभी वैल्यूज को हम जोड़ देंगे ना, तो हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जो है वो है फार्मर है, उन्होंने एक आउटपुट प्रोड्यूस किया व्हीट, गेहूं, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 500। ये फार्मर के लिए क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, जिसको वो आगे देंगे अदर प्रोडक्शन यूनिट्स को, जिससे वो क्या है, आगे प्रोडक्शन कर सके। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ इनपुट कितनी है, 0 है, क्योंकि यही रॉ मटेरियल है जिसको आगे यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर फार्मर ने इस व्हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मेहनत की होगी, ऐसे तो हुई नहीं है ग्रो, जो भी मेहनत की होगी ना इनको ग्रो करने में, तो वो भी कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो उसने कितने की वैल्यू ऐड की, ₹500 की, और वही क्या बन गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गई ₹500। अब ये जो व्हीट है, ये फार्मर ने मिलर को बेची आगे, ठीक है, कितने में बेची, ₹500 में। अब मिलर ने क्या किया, उससे फ्लावर बनाया, आटा बनाया। अब क्या था, मिलर ने खरीदा कितने था का व्हीट, 500 का। अब उसने क्या किया, इसको आटा बनाया ना, मेहनत की ना, तो इसने कितनी का बेचा आगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होगी, ₹700 हो गई। मतलब ₹200 की वैल्यू ऐड की, और खरीदा कितने में था, ₹500 में। तो इनपुट की वैल्यू कितनी हो गई, व्हीट इज इक्वल टू 500। तो पहली वैल्यू एडेड थी कितनी, ₹500 जो फार्मर ने ऐड की थी। अब मिलर ने इसमें कितनी कर दी, ₹200 ऐड कर दी। अब मिलर ने आगे क्या किया, ये जो फ्लावर था ना, आटा, इसको आगे बेकर को बेचा, कितने में, 500 + 200 700 में। अब बेकर ने क्या किया, इसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जो कंज्यूमर्स को बेचा जा सकता है। क्या बनाया, ब्रेड बनाई, और उसका प्राइस कितना रखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना रखा, ₹1000। अब बेकर ने इनपुट क्या लिया था, फ्लावर लिया था, कितने का लिया था, ₹700 का। तो इनपुट की वैल्यू कितनी हो गई, ₹700। अब उसने जो आउटपुट बनाया उसकी वैल्यू कितनी थी, ₹1000, मतलब उसने 300 वैल्यू ऐड की है, जो उसने मेहनत की है, अदर इनपुट्स भी लगाए होंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी है, ₹300।
जो उसने फ्लावर को ब्रेड में कन्वर्ट करने में लगाई है। इसलिए आउटपुट की वैल्यू कितनी आ गई, ₹1000। अब ये बेकर फाइनली क्या करेगा, ये जो ब्रेड है कंज्यूमर्स को बेच देगा कंज्यूम करने के लिए। कितने में, ₹1000। तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आ गई, ₹1000। अब देखो जितने भी वैल्यू ऐड की है ना हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट ने, उसको ऐड कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। जैसे सबसे पहले फार्मर ने ऐड की थी ₹500 की, फिर मिलर ने ऐड की ₹200 और फिर बेकर ने ₹300। तो जब इन तीनों का टोटल करेंगे ना तो आएगा ₹1000। तो इस वैल्यू को हम नेशनल इनकम में ले सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। इसमें हम क्या करते हैं, आउटपुट को क्या करते हैं, एक से ज्यादा बार गिन लेते हैं। तो उससे क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग हो जाती है और वैल्यू गलत आ जाती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मतलब सिर्फ जो फाइनल आउटपुट बना है ना उसी की वैल्यू लो। फाइनल आउटपुट क्या है, ब्रेड है जो कंज्यूमर्स कंज्यूम कर लेंगे। तो ब्रेड की वैल्यू को लो खाली, कितनी आएगी, ₹1000। या दूसरा मेथड यूज करो वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट की ने जितनी जो वैल्यू ऐड की है ना सिर्फ उसको ले लो। जैसे फार्मर की 500 प्लस मिलर की 200 प्लस बेकर की 300, तो कितना आ जाएगा, ₹1000 आ जाएगा। इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग भी नहीं होगी और वैल्यू भी सही आ जाएगी। इतना समझ में आ गया कि नेशनल इनकम की वैल्यू एडेड मेथड से कैसे निकाली जा सकती है डबल काउंटिंग को अवॉइड करते हुए। अब देखो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या था, ब्रेड थी ₹1000 की, और इंटरमीडिएट कंजप्शन ब्रेड के लिए क्या था, फ्लावर था, कितने का, ₹700 का। तो जब माइनस किया तो वैल्यू एडेड कितनी आ गई, ₹300। मतलब बेकर ने कितनी वैल्यू ऐड की, ₹300 की ऐड की। अब देखो वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैल्यू को ऐड करना, किसमें, रॉ मटेरियल में, फर्म के द्वारा। और वो इस वैल्यू को ऐड क्यों करता है, क्योंकि वो जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज करता है ना, अपनी मेहनत जो भी करता है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में, इसके लिए वो क्या करता है, लेबर का यूज करता है, अदर इनपुट्स का यूज करता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसलिए वैल्यू ऐड की जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि 500 में कुछ चीज उसने खरीदी है और आगे 500 में बेच दी है। जैसे बेकर ने फ्लावर खरीदा था ₹700 का, अब उसने उससे ब्रेड बनाई, तो क्या वो ब्रेड 700 में ही बेच देगा, उसने कुछ मेहनत नहीं की ब्रेड बनाने में, की है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म की है, इसलिए वैल्यू ऐड की जाती है। नेक्स्ट होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन, इसका मतलब वो खर्चा जो एक प्रोडक्शन यूनिट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से। जैसे बेकर ने फ्लावर खरीदा था मिलर से, और ये वो किस लिए खरीदता है, रीसेल करने के लिए या पूरी तरीके से यूज करने के लिए सेम ईयर में। हमने इंटरमीडिएट गुड्स पढ़े थे, उससे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे फ्लावर का एग्जांपल है ₹700 का, तो ये बेकर के लिए क्या हुआ, इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ जो उसने मिलर से खरीदा। और क्यों खरीदा इसे, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, क्योंकि उसको ब्रेड बनानी थी। इनको फाइनली बेच नहीं सकते हैं कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंज्यूमर को क्या चाहिए, ब्रेड चाहिए, तो वही उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल गुड्स हो गए। अब नेक्स्ट इसमें है फाइनल कंजप्शन, इसका मतलब वो खर्चा जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाता है फाइनल कंजप्शन के लिए, या हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनल कंजप्शन जैसे ब्रेड का एग्जांपल, कंज्यूमर को क्या चाहिए था, ब्रेड चाहिए थी ₹1000 की, मतलब ₹1000 ब्रेड की वैल्यू आ गई है। समझ में आ गया तीनों का मतलब। और जो वैल्यू ऐड करता है ना हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मतलब GVAMP, जो कितनी आई थी, ₹300 की। मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसा पड़ा हुआ है फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस है और माइनस सब्सिडीज है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग की जाती है। और वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज मतलब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। अब देखो जब सम टोटल कर देंगे GVAMP का मतलब वैल्यू एडेड
कर देंगे, वैल्यू ऐड कर देंगे किसकी, सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है कंट्री के। और हमें जो जीवीएमपी लेना है वो 1 ईयर के अंदर जितने भी किए हैं उसका लेना है। ठीक है, तो सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के जब हम सारे जीवीएमपी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, जीडीपीएमपी आ जाता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे दे रखा है सिग्मा जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। जब हम सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के जीवीएमपी को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, जीडीपीएमपी आ जाता है। अब देखो इसमें इंपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड किया जाता है जो कंट्री के बाहर से लिए जाते हैं। अब देखो जब इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा हो ₹1200 का और इंपोर्ट्स अलग से दे रखे ₹300 के, तो हम सिर्फ इंटरमीडिएट कंजप्शन को लेंगे ₹1200 के, मतलब इसमें क्या है, इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब नेक्स्ट में लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म। डोमेस्टिक फर्म मतलब कंट्री के अंदर से ही खरीदा है तो ₹500 का है और इंपोर्ट्स अलग से दे रखे ₹100 के। तो अब क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए 500 में 100 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 600। तो सही वैल्यू आ जाएगी इंटरमीडिएट कंजप्शन की। अब यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदे गए ₹1000 के और इंपोर्ट्स हैं ₹200 के, तो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना लेंगे, ₹1000 लेंगे। इसका मतलब इसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब ऐसा लिखा हो ना कि डोमेस्टिक फर्म से खरीदे हैं और इंपोर्ट्स अलग से दे रखे हो तो उन्हें अलग से ऐड करना है, वरना नहीं करना है। अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट पर आते हैं, फाइनल आउटपुट की वैल्यू पर। जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक साल के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। अब देखो वो कैसे निकाल सकते हैं, जब पूरा आउटपुट एंटायर आउटपुट बेच दिया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सेल्स के इक्वल, मतलब जितना बेच दिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट उसके इक्वल हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन होती है जब पूरा आउटपुट एंटायर आउटपुट नहीं बेचा गया है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा, सेल्स जितना बेच दिया है प्लस चेंज इन स्टॉक जितना बच गया है अनसोल्ड। अब सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, जितनी क्वांटिटी बेच दी गई है मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितना था तो सेल्स आ जाएगी। और चेंज इन स्टॉक कैसे करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिससे क्या आ जाता है, अनसोल्ड स्टॉक आ जाता है, मतलब इतना नहीं बेचा गया है। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। अब इंपोर्ट्स की तरह एक्सपोर्ट्स को भी सेपरेटली नहीं ऐड किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता वैल्यू ऑफ आउटपुट में। अगर सेल्स दिया हुआ है तो सिर्फ सेल्स को लेंगे, और अगर डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है ना तो साथ में एक्सपोर्ट्स प्लस करेंगे। अब हमने पढ़ा था जब वैल्यू ऐड कर देते हैं ना सभी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस की तो जीडीपीएमपी आ जाता है। अब क्या होता है, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन होता है प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का, जैसा हमने पढ़ा भी है 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाता है, एग्जाम्पल जैसे फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में बदला जाता है। रॉ मटेरियल्स मतलब जो प्राइमरी सेक्टर से मिले होते हैं, जैसे शुगर केन को शुगर में चेंज किया, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनीज एक एग्जांपल हुआ। और थर्ड सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर, मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंस। अब इतना सब हमने वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ लिया। वैल्यू एडेड क्या होती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, क्यों किया जाता है, सब कुछ। अब स्टेप्स पढ़ लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड के, किसको करते कैसे हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड में फर्स्ट स्टेप होता है वैल्यू ऐड करो, मतलब जीवीएमपी प्राइमरी सेक्टर का, फिर उसमें ऐड करो सेकेंडरी सेक्टर का जीवीएमपी, और फिर टर्शरी सेक्टर का जीवीएमपी को ऐड करो। वैल्यू एडेड मेथड है तो वैल्यू भी ऐड करेंगे किसकी, तीनों सेक्टर्स की। जब इन तीनों सेक्टर्स के जीवीएमपी को ऐड करेंगे तो आ जाता है जीडीपीएमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफ निकालना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो क्या करते हैं, पड़ा हुआ है डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। अब एमपी से एफसी पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा जीडीपी एमपी से एनडीपी एफसी। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, और नेशनल इनकम होती है एनएनपी एफसी, मतलब डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो क्या करेंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब नेशनल इनकम आ जाएगी एनएनपीएफसी। अब वैल्यू एडिड मेथड कैसे करना है उसके स्टेप्स पढ़ लिए, पर इसको करते हुए ना कुछ प्रिकॉशंस मतलब कुछ ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट है, इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं ना उनको इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि क्या होता है, इन गुड्स की वैल्यू जो होती है ना वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड्स में। जैसे ब्रेड की वैल्यू में फ्लावर की वैल्यू भी आ जाएगी, व्हीट की वैल्यू भी आ जाएगी, तो हम सीधा ब्रेड की वैल्यू को ही ले लेंगे ना, इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों लेंगे, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी और गलत हो जाएगा। सेकंड है सेल और परचेज, जो सेकंड हैंड गुड्स का होता है ना उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो तभी इंक्लूड कर दिए गए होंगे जब वो प्रोड्यूस किए गए थे, बनाए गए थे। पर अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी जाती है ना सेल या परचेज पे, तो उसको इंक्लूड करते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए जो सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उनको इंक्लूड नहीं करना है, जैसे हाउसवाइफ की सर्विसेज, किचन गार्डनिंग, ये सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज होती है, इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। पर जो गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है सेल्फ कंजप्शन के लिए उनको इंक्लूड करते हैं। किस वैल्यू पर करेंगे उनको, एस्टिमेटेड और इम्प्यूटेड वैल्यू पर, मतलब एस्टिमेट किया जा सकता है उसके जैसे ही जो गुड्स होंगे उनसे, तो उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये ध्यान देना है, सर्विसेज को जो सेल्फ कंजप्शन की होती है उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, और जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए उनको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या यूज किया होगा, फैक्टर सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज किया गया होगा, इसलिए क्या करना है, इनकी एस्टिमेटेड वैल्यू को इंक्लूड करना है। फिफ्थ है, अब ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मतलब ऐसा घर जिसमें ओनर रहता है, उसकी भी इंप्यूटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। और जैसा कि हमने पढ़ा था चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाता है। अनसोल्ड स्टॉक, जैसे पढ़ा था वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड किया जाता है, इसलिए चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। एक और नोट, सम ऑफ वैल्यू एडिड इक्वल होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम के। फैक्टर इनकम मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंटरमीडिएट कंजप्शन किया जाता है, जैसे बेकर ने फ्लावर खरीदा था तो ये इसके लिए इंटरमीडिएट कंजप्शन था, उसमें उसने वैल्यू ऐड की थी ₹300 की। तो ये जो वैल्यू एडिड होता है ना, इसमें क्या ऐड होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इंटरमीडिएट कंजप्शन के साथ उसने जो और भी मेहनत की और भी खर्चे किए हैं उसको भी तो वो जोड़ता है ना, इसलिए सम ऑफ वैल्यू एडिड इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। ये सब बातें ध्यान रखनी है, तभी हम वैल्यू एडिड मेथड से अच्छे से नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक फर्म में एक्स, उसका डेटा दे रखा है और हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। NVAMP हमने क्या पढ़ा हुआ है, GVAMP पढ़ा था, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, जिसका मतलब वैल्यू एड करते हैं जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। अब वैल्यू एडिड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला था ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो वैल्यू एडिड आ जाती है। तो यहाँ पर यही करना होगा, नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो क्या करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स दे रखी है और इसमें क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो 25 जो रुपीज इन करोड़ है ये, ठीक है, तो 25 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना 15, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अब इसमें से क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस करना है, कितने रुपीस का है 40, जो कि करोड़ में वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, GVAMP आ जाएगा। पर हमें कैलकुलेट क्या करना है,
NVAMP, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, तो वो माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आ जाएगा ना नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, वो आ जाएगा ₹40 करोड़। अब देखो इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स को अलग से इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेम ही मीनिंग होता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और देखो वैसे वैल्यू एडेड होता है GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, पर ये क्या फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है। तो क्या करना होगा, अलग से जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा ना उसको माइनस करना होगा। अब देखो पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, जितनी यूनिट्स बेची है मल्टीप्लाई बाय उनका पर यूनिट प्राइस कितना है, तो कितनी आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। और क्या करते हैं, चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे, तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इसमें से क्या कर देंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तब आएगा GVAMP। पर हमें निकालना क्या है, GVAFC निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को भी माइनस करना होगा। तो जब हम ये सब कर लेंगे तो आ जाएगा ₹13,000। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹13,000। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट भी कैलकुलेट करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन भी कैलकुलेट करना है, और नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना होता है तो उसमें क्या क्या आता है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, या हम बोल सकते हैं अनसोल्ड स्टॉक। और क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 11th नंबर पर गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन। हमने प्रिकॉशंस पे पढ़ा था ना कि इनको भी ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक सेल्स दे रखी है तो एक्सपोर्ट्स को भी साथ में लेंगे, इसलिए डोमेस्टिक सेल्स आएगी, फिर एक्सपोर्ट्स आएगा। डोमेस्टिक सेल्स मतलब अपनी कंट्री में जो बेचा है, इसलिए डोमेस्टिक सेल्स के साथ एक्सपोर्ट भी ऐड होगा। अगर सिर्फ सेल्स लिखा होता तब साथ में एक्सपोर्ट्स को हम ऐड नहीं करते। अब इसके बाद क्या आता है, अनसोल्ड स्टॉक या चेंज इन स्टॉक की बात आती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, इंक्रीज हुआ है इसलिए इसको ऐड करेंगे। और फिर क्या ऐड होगा, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो जब इन चारों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ₹1,470 करोड़। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन, मतलब फाइनल गुड बनाने के लिए जो भी खर्चा किया गया होगा, जैसे रॉ मटेरियल्स को खरीदना। ठीक है, अब क्या क्या ऐड करेंगे इसमें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। अब डोमेस्टिक लिखा है तो इसका मतलब साथ में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी ऐड होगा, जो कंट्री के बाहर से लिया गया है। ठीक है, तो ये दो चीजें ऐड करेंगे। और क्या साथ में देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पावर चार्जेस दे रखे हैं, ये इसको भी इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऐड करेंगे। तो ये भी खर्चा इनपुट की तरह है, इसलिए इसको भी ऐड करेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए। जब इन तीनों को ऐड किया जाएगा तो इंटरमीडिएट कंजप्शन आ जाएगा ₹540 करोड़। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब वैल्यू एडेड करनी है। तो मेन फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और वैल्यू एडेड का मतलब होता है GVAMP, पर हमें निकालना क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NVA एट FC। अब हमें G से जाना है N पे, तो क्या करेंगे, मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन का ना दूसरा नाम दे रखा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जब ये लिखा हो ना, क्वेश्चन में लिखा हो ना रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, या लिखा हो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसका मतलब ही डेप्रिसिएशन ही होता है, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर देंगे। अब MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं। तो क्या माइनस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस सब्सिडी को भी माइनस कर देंगे।
अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस ब्रैकेट में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस सब्सिडी, ये है एनआईटी है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और माइनस रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹900 करोड़। इनकम मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करें इनकम मेथड से। इनकम मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे इनकम की मदद से। मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती हैं जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं। किस लिए रिसीव करते हैं? क्योंकि वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विस देते हैं। कौन सी प्रोडक्टिव सर्विस? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्टिव सर्विसेज देते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और जब ये सर्विसेज देते हैं तो इसके एक्सचेंज में इनको क्या मिलता है? फैक्टर इनकम मिलते हैं। मतलब लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्राइज को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो जितने भी फैक्टर ऑफ इनकम है एक साल में जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं, इनको हम क्या कर देंगे? जब ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाती है। इस मेथड को इनकम मेथड के साथ साथ फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं। और वो टोटल ऑफ इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अर्न करते हैं, रिसीव करते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नेशन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम में वैल्यू आती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस किए जाते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। मतलब एनडीपीएफसी। अब हमें क्या निकालनी है? नेशनल इनकम निकालनी है। मतलब एनएनपीएफसी। अब डी से एन पे जाने के लिए क्या करना होगा? हमें इसमें ऐड करना होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जब हम एनडीपीएफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा, मतलब नेशनल इनकम आ जाएगी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट कैसे करते हैं? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अर्न करते हैं वेजेस, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के फॉर्म में, और इसमें से हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। मतलब वो इनकम जो पे की गई है नॉन रेसिडेंट को उनकी फैक्टर सर्विसेज के लिए इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। तो जब हम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉन रेसिडेंट को जो इनकम पे की गई है वो माइनस हो जाएगी, हट जाएगी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। मतलब वो इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ने रिसीव की है, किस फॉर्म में? वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, रेंट के फॉर्म में, इंटरेस्ट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में। इस तरीके से इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में आता क्या क्या है? फर्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसको बोलते हैं सीओई। इसका मतलब होता है वो अमाउंट जो एम्प्लॉयज को पे की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब हो गया जैसे वेजेस देते, सैलरीज देते कैश में, और इनडायरेक्टली का मतलब हो गया काइंड में लेना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में देना। जो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, और ये देता कौन है? एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर देता है एक्सचेंज में जो एम्प्लॉयज अपनी सर्विसेज देते हैं उसके लिए। इसमें सभी तरह की पेमेंट्स, बेनिफिट्स आते हैं जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसमें वो सभी मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं जैसे सैलरीज, वेजेस, बोनस, कमीशन जो एम्प्लॉयज को मिलते हैं। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है एक्सपेंस रियम्बर्समेंट। वो प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयज को कंपनसेट किया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं बाद में, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं ना वो खुद की पॉकेट से दे दिए होते हैं। जैसे मील्स का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन का है, ये है तो बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस, पर क्या हुआ एम्प्लॉयज ने अपने पॉकेट से दे दिए थे और बाद में उनको कंपनसेट किया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं जो उन्होंने बिजनेस के बिहाफ पर पे कर दिए होते हैं। अब ये वो खर्चा तो है नहीं कि एम्प्लॉयज ने अपनी सर्विसेज दी और उनके एक्सचेंज में उनको कुछ मिलेगा, पे किया जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसको एक्सक्लूड करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को कैलकुलेट करते वक्त।
क्योंकि ये जो एक्सपेंस होते हैं ना, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन से रिलेटेड होते हैं, पार्ट होते हैं किसका, बिजनेस एंटरप्राइज का, बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है ये। अब नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। इसका मतलब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जैसे हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज, रेंट फ्री एकोमोडेशन, बिजनेस की तरफ से रेंट फ्री जगह दे देना रहने के लिए, फ्री कार दे देना। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो एक इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू इन बेनिफिट्स की कैलकुलेट की जाती है और इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में। पर इसमें कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं आएगी जो वर्क से रिलेटेड होगी, जो काम करने के लिए जरूरी होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी। जैसे काम करते वक्त यूनिफॉर्म पहनना या व्हीकल्स का यूज करना सिर्फ वर्क के लिए, क्योंकि ये पेमेंट्स भी इंटरमीडिएट कंजप्शन से रिलेटेड होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड है, ना कि ऐसे बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं उनकी सर्विसेज के एक्सचेंज में। ये जो फैसिलिटीज है वर्क से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए ये इंक्लूड नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट एलिमेंट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इसमें एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एम्प्लॉयर्स की सिक्योरिटी में। जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्रेट्युटी। इसका मतलब होता है वो पेमेंट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को देता है उन सर्विसेज के लिए जो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर की होती है। मतलब जब वो जॉब करता था, वर्क करता था, एम्प्लॉयड था, ये एक रिवॉर्ड की तरह होता है जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अप्रिशिएट करने के लिए एम्प्लॉयज की सर्विसेज के लिए। ये एक फाइनेंशियल थैंक यू की तरह होता है जो एम्प्लॉय की डेडिकेशन और लॉयल्टी के लिए दिया जाता है। दूसरा होता है प्रोविडेंट फंड। ये रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह होता है जो फंड बनाया जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए एम्प्लॉयज को। और इसमें आता है लेबर वेलफेयर फंड जो बनाया जाता है इम्प्रूव करने के लिए वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस को लेबर की। ये फंड मदद करता है मेडिकल केयर देने में, एजुकेशनल फैसिलिटीज देने में और अदर वेलफेयर में। अब ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाए जाते हैं इसलिए बनाए जाते हैं, इनका मेन एम होता है कि इंश्योर कर सके एम्प्लॉय की सिक्योरिटी को। अब इसमें ये ध्यान देना कि कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो थर्ड पार्टी करेगी जैसे इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय को, वो भी एक तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, पर वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या है, एम्प्लॉयर नहीं है इंजर्ड वर्कर की, वो क्या है, थर्ड पार्टी है। और यहाँ पर हम बात किसकी करें, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की। इसलिए कोई भी कंट्रीब्यूशन जो थर्ड पार्टी करेगी उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी कर रहा है तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो पेमेंट्स हम जिनकी बातें कर रहे हैं थर्ड पार्टी के कंट्रीब्यूशन की या एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन की, वो किससे करेंगे, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज से ही तो कर लेंगे जो सैलरीज वेजेस उनको मिल रही है। तो इसलिए इनको अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ये सीओई का ही पार्ट है, या हम बोल सकते हैं ये पेमेंट्स सीओई से ही की गई हैं। अब फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ लिया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके 3 एलिमेंट्स भी पढ़ लिए। अब सेकेंड हम कंपोनेंट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस एक अनदर टर्म होती है जो यूज की जाती है फैक्टर पेमेंट्स में। इसका मतलब होता है सम टोटल करना उस इनकम का जो प्रॉपर्टी में से रिसीव हो, जैसे रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, और इसमें ऐड करना वो इनकम जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिसीव होती है, जैसे प्रॉफिट। अब इनका एक एक करके मीनिंग समझते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट वो पार्ट होता है फैक्टर इनकम का जो रिसीव होता है ओनरशिप से लैंड और बिल्डिंग के, मतलब एक पर्सन जो ओनर है एक लैंड का, एक बिल्डिंग का, और वो किसी और को यूज करने के लिए देता है तो उसके बदले में उसको रेंट मिलता है। अब रेंटल इनकम में एक्चुअल रेंट भी आता है जो जब किसी को किराए पर देने से मिलता है, और इम्प्यूटेड रेंट भी आता है, मतलब एस्टिमेटेड रेंट जो मार्केट रेट से कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हम सेल्फ ऑक्यूपाइड लैंड के लिए यूज करते हैं, मतलब हमारी ही लैंड है और उसमें हम ही रहते हैं। ऐसे में इम्प्यूटेड रेंट को कैलकुलेट किया जाता है। इम्प्यूटेड रेंट को जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से मिलता है होता है उसे कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू पे उस हाउस के। अब रॉयल्टी वो इनकम होती है जो अर्न होती है, जो अर्न करता है एक पर्सन लीजिंग राइट्स देने से अनदर पर्सन को। लीजिंग राइट्स मतलब
जो ओनर है वो अनदर पर्सन, या हम बोल सकते हैं अनदर पार्टी को राइट देता है कि वो जो उसका एसेट है, लैंड है या बिल्डिंग है, उसको यूज कर सकता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और जिसके लिए उसको रेगुलर पेमेंट्स मिलती है ओनर को। जैसे एग्जांपल के लिए जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं जैसे कोल, नेचुरल गैस, आयरन ओर के जो ओनर्स होते हैं वो रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं माइनिंग राइट्स देकर किसको, कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो ये दोनों वो इनकम होती है जो प्रॉपर्टी से रिसीव होती है। अब नेक्स्ट टर्म है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वो इनकम होती है जो अर्न करता है एक पर्सन, जो उसके पास फंड्स होते हैं, मनी होती है, उसको लोन पर देने से प्रोडक्शन यूनिट्स को। इसमें एक्चुअल और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट दोनों आता है। इसमें सिर्फ वही इंटरेस्ट आएगा जो दिया जाता है लोन को लेने से प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए। इसमें वो इंटरेस्ट नहीं आएगा जो एक फर्म दूसरे फर्म को पे करता है, ना ही वो इंटरेस्ट आएगा जो एक कंज्यूमर लेता है लोन कंजप्शन एक्टिविटीज के लिए, और वो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा जो गवर्नमेंट पे करती है पब्लिक डेट पे। सिर्फ जो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो लोन दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट जो देता है, पे किया जाता है, सिर्फ वही आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट वो इनकम और रिवॉर्ड होता है जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलता है उसके कंट्रीब्यूशन के लिए, मेहनत के लिए जो वो करता है गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में। दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये वो रेसिडुअल इनकम होती है, मतलब सभी डेट्स एक्सपेंसेस देने के बाद जो बच जाता है, या हम बोल सकते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर अर्न करता है सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करने के बाद प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी जो अर्न किया जाता है वो 3 पर्पस के लिए किया जाता है, 3 पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। ये वो टैक्स है जो एक फर्म गवर्नमेंट को पे करती है उन प्रॉफिट्स पर या उन प्रॉफिट्स के लिए जो वो अर्न करते हैं पर्टिकुलर पीरियड में। इसको हम बिजनेस टैक्स और प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है डिविडेंड। डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उनके शेयर होल्डिंग रेशियो में, मतलब उनके पास कितने शेयर्स है उसके अकॉर्डिंग। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है जिसके लिए प्रॉफिट यूज किया जाता है वो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो साइड में रख दिया जाता है एक अलग से रिजर्व की तरह। अगर आगे जाके कोई अनसर्टेन सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स आ जाती है बिजनेस में तो उनको हैंडल करने के लिए ये रखा जाता है। इसको रिजर्व एंड सरप्लस भी बोला जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोला जाता है। इस तरीके से प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। और जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं तो मतलब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, और अलग से ऐसे दिया है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो जब हम इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। अब थर्ड कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। ये वो इनकम होती है जो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस अर्न करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए स्मॉल शॉपकीपर्स, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, और जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते हैं, फार्मर्स, बार्बर्स, जो अपना लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूज करते हैं हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में, मतलब अपने घर में। और ये जो इनकम होती है क्योंकि अपना लेबर, लैंड, कैपिटल ये सब यूज करते हैं, इसलिए एक मिक्सचर होता है वेजेस का, रेंट का, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट का। इन्हें सेपरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको मिक्स इनकम बोलते हैं। इनका अलग अलग एस्टिमेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज को हायर नहीं किया जा रहा है, परचेज नहीं किया जा रहा है मार्केट में से, इसलिए एक थर्ड कंपोनेंट बनाया गया मिक्स इनकम का। अब सीख लिया कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनका मीनिंग भी अच्छे से समझ लिया, और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना है वो भी समझ लिया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आएगा, और मिक्स इनकम थर्ड कंपोनेंट पढ़ा। अब इनकम मेथड के स्टेप्स पढ़ते हैं। अब टोटल कर देंगे सभी इनकम का जो रिसीव किए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने, जैसे कंपनसेशन
ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इससे क्या आ जाता है, डोमेस्टिक इनकम आ जाती है, एनडीपीएफसी। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, मतलब एनएनपीएफसी कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं, और इसमें माइनस हो जाती है इनकम जो नॉन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रिसीव करते हैं। इसलिए इससे क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है, मतलब एनएनपीएफसी। अब नेक्स्ट स्टेप, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड को यूज करते वक्त नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट है ट्रांसफर इनकम, जैसे स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन। ये हमने पढ़ा था, ये प्रोडक्टिव सर्विसेज से रिलेट नहीं करती, एक्टिविटीज से सिर्फ वन वे ट्रांजेक्शन होती हैं। फैक्टर इनकम नहीं होती, जो अपनी सर्विसेज जब देते हैं तब मिलती है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं करते। सेकंड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि जब ओरिजिनल सेल की गई होगी तभी इनको काउंट कर लिया होगा, और अगर इनको दोबारा इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। पर कोई भी ब्रोकरेज कमीशन जो ब्रोकर्स या कमीशन एजेंट्स रिसीव करते हैं इन गुड्स को सेल करने में, उसको इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि क्या है, ब्रोकर्स ने और कमीशन एजेंट्स ने अपनी सर्विसेज दी तब उनको ही रिसीव हुई है ना, इसलिए इनको इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन से कंट्रीब्यूट नहीं करती करंट फ्लो को गुड्स एंड सर्विसेज के। ये क्या होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जो पेपर क्लेम्स होते हैं। अब इनको अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है तो उसमें क्या होगा, टाइटल चेंज होगा सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। पर कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज अगर रिसीव हो रही है तो उसको इंक्लूड करेंगे। इनको ना कैपिटल गेन्स बोलते हैं, जब कोई सेकंड हैंड गुड्स बेचा जाता है, जैसे कार बेचना, या फाइनेंशियल एसेट्स जैसे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स बेचना, तो ऐसी इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कैपिटल गेन को इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ है विंडफॉल गेन्स, ऐसी इनकम जो लॉटरी से या हॉर्स रेस से रिसीव होती है, उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है। फिफ्थ है imputed value of services provided by owners of production units will be included, मतलब ऐसी सर्विसेज जो अपने लिए की जाती है उनकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। जैसे ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, अपने घर में ही रहना, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, और जो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन की जाती है, इन सभी की इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जो कनेक्टेड है गुड्स एंड सर्विसेज से। सिक्स्थ है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, पास्ट में की गई सेविंग से पेमेंट्स करना, जैसे डेट ड्यूटीज देना, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये पे की जाती है उस वेल्थ से या पास्ट सेविंग से जिनका करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई असर नहीं होता, इसलिए इनको ऐड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। अब इनकम मेथड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। हमने पढ़ा था जब सभी इनकम को, मतलब जो कंपोनेंट ऑफ फैक्टर इनकम हमने पढ़े, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, इन सबको जब ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, एनडीपीएफसी आ जाता है। पर हमें निकालना क्या है, जीएनपी एट एमपी निकालना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पहले सभी फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं, जैसे रेंट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरेस्ट और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इन सबको जब ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एन से जी पर जाना है, मतलब नेट से ग्रॉस पे, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, और फिर डी से किस पे जाना है, एन पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और एफसी से एमपी पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर, इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा जीएनपी एट एमपी रुपीज
680 करोड़। ये ध्यान रखना कि डबल काउंटिंग ना हो जाए। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है और अगर साथ में वेजेस इन कैश भी लिखा होता तो वेजेस इन कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी आ जाता है। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। पहले इनकम ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है उसको ऐड करेंगे। अब वेजेस इन काइंड को नहीं लेंगे क्योंकि वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ऑलरेडी आ जाता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स उसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट लिखे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। हम इनकम मेथड से करें तो हमें ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड आइटम्स को, एलिमेंट्स को हम ऐड करें। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको ऐड करेंगे प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करेंगे। फिर दिया हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको अभी देखते हैं। और फिर है नेट एक्सपोर्ट्स, इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब पहले क्या करेंगे, इनकम को ऐड कर लेंगे, फैक्टर इनकम को, तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो एनएनपी एट एफसी आ जाता है। तो इससे नेशनल इनकम आ जाएगी ₹34,700 करोड़। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड पर बेस्ड है। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये हमने पढ़ा हुआ है वैल्यू एडेड मेथड में, मतलब सेल्स को ऐड करना और चेंज इन स्टॉक को ऐड करना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए सेल्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इसको ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा ₹11,225 करोड़। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमने पढ़ा था जैसे हर एक सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इंडिविजुअली जो वैल्यू ऐड करते हैं उसको बोलते हैं जीवीए एट एमपी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और वैल्यू एडेड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देना। तो पहले उसको करते हैं, सेल्स प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। उसमें से माइनस कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स जो एक इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। इससे क्या आ गया, जीवी एट एमपी आ गया। पर हमें जी से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एमपी से एफसी पे जाना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को माइनस कर देंगे। इस तरीके से नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा ₹7,300 करोड़। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है इनकम जनरेटेड जो होती है वो इक्वल होती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के। अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब पहले इनकम जनरेटेड कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो भी इनकम दे रखी है, फैक्टर इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस एंड सैलरीज जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है, प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करने पर आया ₹7,300 करोड़, जिससे ये प्रूव होता है कि इनकम जनरेटेड इक्वल होती है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था सम ऑफ वैल्यू एडेड इक्वल होता है सम ऑफ फैक्टर इनकम के। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक और तरीका सीख लेते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करने का। हमने जैसा वैल्यू एडेड मेथड में पढ़ा है, जीडीपी एट एमपी का मतलब होता है जब प्राइमरी सेक्टर की वैल्यू एडेड को, सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू एडेड को और टर्शरी सेक्टर की वैल्यू एडेड को ऐड करते हैं साथ में तीनों सेक्टर्स के, तब जीडीपी एट एमपी आता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जहां पर वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और इनकम मेथड के बेसिस से जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। एन से जी पे जाने के लिए, मतलब नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड करेंगे जिसका मतलब भी डेप्रिसिएशन होता है। और एफसी से एमपी पे जाने के लिए, मतलब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे। तो इस तरीके से इनकम मेथड से आ जाता है जीडीपी एट एमपी। इन दोनों को
यूज करके हम ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन से। सेल्स दी हुई है तो सेल्स लेंगे, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा ₹1500 करोड़। एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड हम पढ़ चुके हैं। अब एक्सपेंडिचर खर्चा, इस मेथड में नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है एक्सपेंडिचर के टर्म्स में। मतलब वो खर्चा जो हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की गई हैं एक इकोनॉमी में, एक अकाउंटिंग ईयर में, उनको परचेज करने में जो खर्चा करते हैं, ये जो 4 सेक्टर्स हैं, उस खर्चे एक्सपेंडिचर के टर्म्स में नेशनल इनकम को इस मेथड में नापा जाता है, मतलब एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसमें ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो सभी फैक्टर इनकम अर्न की है, कमाई है, वो खर्च कर दी जाती है प्रोडक्शन पर गुड्स एंड सर्विसेज के, जो सर्कुलेट कर देते हैं बिजनेस इकोनॉमी में। तभी जब हम नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं ना, और एक्सपेंडिचर मेथड से करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसलिए फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? सी मतलब कंजप्शन, आई इन्वेस्टमेंट। दो की जाति कंजप्शन किया जाता है या इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट, इसलिए इसको कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं इनकम डिस्पोजेबल मेथड। जो एस्टिमेशन किया जाता है एक्सपेंडिचर का, खर्चे का फाइनल गुड्स पर, जो एक साल में प्रोड्यूस किए जाते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंट्री के, वो किसके इक्वल होते हैं? मार्केट वैल्यू के, जीडीपी के। मतलब जो खर्चा किया गया फाइनल गुड्स पर, जब हम उसको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? जीडीपी एट एमपी के। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर। फिर जीडीपी एमपी को किस में कर देंगे? कन्वर्ट, एनएनपी एट एफसी में, जो नेशनल इनकम के इक्वल होता है, जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं। अब हमने पढ़ लिया जीडीपी एट एमपी किसके इक्वल होता है? टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर के। अब फाइनल एक्सपेंडिचर में भी क्या है? क्लासिफाई किया गया है फाइनल एक्सपेंडिचर को 4 कैटेगरीज में। फाइनल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए गए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जा रहा है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। तो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं सी। सिंबल है ये। इसका मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाता है, किसके द्वारा? इंडिविजुअल्स द्वारा, हाउस होल्ड्स द्वारा, और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो सोसाइटी को सर्व करते हैं, मतलब हेल्प एज जैसे। जो इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस करेंगे, वो खर्चा आता है इसमें। इसमें क्या क्या आता है? कंज्यूमर सर्विसेज आती है। सेकंड, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब जो लगातार यूज नहीं कर सकते, जैसे बटर और मिल्क। थर्ड आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, इसमें हाउस नहीं आते हैं, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब जो लगातार यूज किए जाते कई सालों तक, जैसे फर्नीचर, वॉशिंग मशीन्स। और फोर्थ आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वो गुड्स जो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, क्रॉकरी। समझ में आया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको बोलते हैं जीएफसीई। ये वो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर जो जनरल गवर्नमेंट डेवलपमेंट में और मेंटेनेंस में करती है बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज पर, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन, रोड्स के कंस्ट्रक्शन में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और इसके साथ साथ बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स पर जो पब्लिक के लिए की जाती है। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या करता है? मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, नापता है उस एक्सपेंडिचर को जो गवर्नमेंट करती है इकोनॉमी पर फंक्शनिंग के लिए,
अब GFCE इसमें क्या क्या आता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन जो गवर्नमेंट करती है, COE मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट पे करती है, डायरेक्ट परचेज जो अब्रॉड से की जाती है एम्बेसीज और कंसुलेट्स के लिए जो अब्रॉड में होते हैं, और सेल के लिए वो माइनस की जाती है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जनरल गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम कंजप्शन की बात करें इसलिए सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, या जिसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब तो में हमने पढ़ा था दो कैटेगरीज में कंजप्शन की, अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये वो खर्चा होता है जो फाइनल गुड्स को खरीदने के लिए किया जाता है प्रोड्यूसर्स द्वारा, मतलब ऐसे गुड्स जो यूज किए जाते हैं प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे एक फार्मर ने एक्सपेंडिचर किया, खर्चा किया, किस लिए? ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिए, जो आगे क्रॉप्स की प्रोडक्शन में काम आएगा, फार्मिंग में काम आएगा। अब ये जो GDCF है इसको सब डिवाइड किया गया है 2 कंपोनेंट्स में, जिसका फर्स्ट नेम है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और सेकंड होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में GDCF दे रखा है मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो हम वही ले लेंगे, वरना जैसे 2 कंपोनेंट्स है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो दोनों को भी ले सकते हैं। तो GDCF कैसे आएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। या अब क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की भी और कैटेगरीज होती हैं जो 3 हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट फिर प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से GDCF आ जाता है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की 2 कैटेगरी है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी 3 आती हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब हम इन तीनों में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छे से समझना, क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट्स पर किया जाता है, उनको खरीदने में किया जाता है। इसको जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 सब कैटेगरीज में। फर्स्ट है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें वो एक्सपेंडिचर आता है जो न्यू प्लांट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स को खरीदने में किया जाता है, बिजनेस से रिलेटेड फिक्स एसेट्स पर करना। सेकंड होता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। वो एक्सपेंडिचर जो नए घर परचेज करने में या कंस्ट्रक्शन करने में किया जाता है हाउस होल्ड्स द्वारा, ऐसा एक्सपेंडिचर आता है इसमें। थर्ड होता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। वो खर्चा जो कंस्ट्रक्शन में किया जाता है फ्लाईओवर्स के, रोड्स के, ब्रिजेस के, किसके द्वारा? गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, ये 3 सब कैटेगरीज होती हैं किसकी? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की। अब सेकंड आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी। सेकंड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। हम ये पढ़ चुके हैं, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज आना स्टॉक में, रॉ मटेरियल हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिनिश्ड गुड्स हो, जो प्रोड्यूसर्स के पास होते हैं। इसको इन्वेस्टमेंट की तरह इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये वो गुड्स बताता है जो प्रोड्यूस तो कर दिए गए हैं पर करंट कंजप्शन में यूज नहीं हो पाए हैं, इसलिए इन्हें कंजप्शन की तरह तो नहीं ले सकते, तो ये इन्वेस्टमेंट की तरह लिए जाते हैं। इसलिए सेकंड सब कैटेगरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फोर्थ और लास्ट कैटेगरी आती है फाइनल एक्सपेंडिचर की, नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब है इंपोर्ट्स। इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, जो एक साल में किए जाते हैं।
अब एक्सपोर्ट्स मतलब वो खर्चा जो फॉरेनर्स करते हैं डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए। अब ये जो एक्सपोर्टेड गुड्स होते हैं जो बाहर एक्सपोर्ट किए गए हैं वो प्रोड्यूस किस में होते हैं, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में। तो ये किसका आउटपुट माना जाएगा, इकोनॉमी का, कंट्री का आउटपुट माना जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करेंगे क्योंकि कहां पर बने हैं, यहीं पर बने हैं हमारी कंट्री में। अब इंपोर्ट्स मतलब एम, वो खर्चा जो रेसिडेंट्स करते हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स पर, मतलब जो प्रोडक्ट्स बाहर से मंगाए जाते हैं। अब इंपोर्ट्स को क्या किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, ये क्या है, फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। तो इनको जो प्रोड्यूस करने का खर्चा होगा वो यहाँ का थोड़ी होगा, बाहर का होगा ना, इसलिए इनको माइनस कर देंगे। और एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को अलग अलग लेने की बजाय क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं दोनों के बीच में, जिसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब इसके कुछ केस ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे ट्रीट करना है। क्वेश्चन में दे रखा है नेट एक्सपोर्ट्स ₹500 और इंपोर्ट्स दे रखे हैं 200 के। अब देखो जब नेट एक्सपोर्ट्स दे रखा है तो इंपोर्ट्स को क्या करेंगे, देखेंगे ही नहीं, सीधा क्या ले लेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू 500। अब केस सेकंड, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं, एक्सपोर्ट्स के बारे में कोई बात ही नहीं की है, तो क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को कैलकुलेट करने के लिए जो हम क्वेश्चन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, -200। उसके अपोजिट हो जाएंगे, इंपोर्ट्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं इसलिए माइनस में ले लेंगे। अब केस थर्ड है, नेट इंपोर्ट्स दे रखे हैं -350 के, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स प्लस में हो जाएंगे +350, जो बताएगा कि एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से। माइनस और प्लस कम और ज्यादा ही शो कर रहा है। ध्यान रखना हमें लेना नेट एक्सपोर्ट्स ही है। हमने 4 कैटेगरीज पढ़ ली है फाइनल एक्सपेंडिचर की। फर्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर पढ़ा, जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाता है, किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा। सेकेंड आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो फाइनल एक्सपेंडिचर कौन करता है, गवर्नमेंट। थर्ड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसा खर्चा जो उन गुड्स पर किया जाता है जो प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये सब डिवाइडेड है 2 कैटेगरीज में, 2 कंपोनेंट्स में। पहला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को भी डिवाइड किया गया 3 सब कैटेगरीज में। पहली ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरी ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट और थर्ड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फोर्थ कैटेगरी है फाइनल एक्सपेंडिचर की और लास्ट जो है नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब हमने पढ़ लिया फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है। अब हम स्टेप्स सीखते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट कैसे करना है। स्टेप 1 है आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिक यूनिट्स को, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर को पहचानो। सेकेंड स्टेप होता है क्लासिफिकेशन करो फाइनल एक्सपेंडिचर का। पढ़ा है हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स X-M। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। स्टेप सेकंड से हमारे पास क्या आ जाएगा, GDP एट MP आ जाएगा, हमने पढ़ा था। इन 4 को ऐड करने से क्या आ जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब हम इसे क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, मतलब NDP एट FC। अब G से M पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। फिर MP से जाना है FC पर, मार्केट प्राइस से कैपिटल कॉस्ट पर। उसके लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ गया, डोमेस्टिक इनकम आ गई, NDP एट FC। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी होती है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। NDP एट FC से किस पे जाना है, NNP एट FC पे जाना है। D से N पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे। उसके लिए क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं।
तब क्या आ जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है, NNP@FC। इन 4 स्टेप्स से समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रिकॉशंस पढ़ते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है एक्सपेंडिचर मेथड को करते वक्त, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। फर्स्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमने पढ़ा है सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं, मतलब फाइनल गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स पर जो खर्चा किया गया है उसको दोबारा से लेंगे तो क्या होगा, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है जो रॉन्ग वैल्यू को प्रोवाइड करेगी। इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लिया जाता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। दूसरा होता है ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। हमने पढ़ा है ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होती, इसलिए इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। थर्ड होता है परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये जो खर्चा है वो पहले से इंक्लूड कर दिया गया होगा जब ये ओरिजिनली परचेज किए गए होंगे। इसलिए ये जो गुड्स हैं ये करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, सेकंड हैंड गुड्स हैं। पर अगर कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज इन गुड्स पर दी जाती है तो इनको इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट होता है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना वो पेपर क्लेम्स होते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ टाइटल होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम हो गए। पर अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज दी जाती है फाइनेंशियल एसेट्स पर तो उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर, खर्चा करना ऑन अकाउंट प्रोडक्शन पर, मतलब प्रोडक्शन करना सेल्फ कंजप्शन के लिए। ओनर ऑक्यूपाइड हाउस है, ओनर का हाउस है और वो उसी में ही रहता है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू। और फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हाउस होल्ड्स को सर्व करते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रोडक्टिव सर्विसेज है। प्रोडक्शन तो हुआ है ना, चाहे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए किया गया हो, सर्विस प्रोवाइड की गई हो, चाहे वो फ्री हो या नॉन प्रॉफिट हो, उनको इंक्लूड किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त। अब न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के। फर्स्ट है जिसमें कैलकुलेट करना है GDP@MP। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, और उसके अंदर क्या क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसमें थर्ड था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या आता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको ऐड कर देंगे, प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट था तो चेंज इन स्टॉक बोलते हैं उसको ऐड कर देंगे। और फोर्थ थी नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब इनको प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ₹2200 करोड़। ये जो हमने किया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये जो थर्ड कैटेगरी थी फाइनल एक्सपेंडिचर की उसके अंदर आता है ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इस तरीके से आ जाएगा GDP@MP। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें कैलकुलेट करना है GNP@FC। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, GDP@MP कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले क्या लेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये नेट है पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस करना है, तो इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे जिसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स जो है -10। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा, GDP@MP आ जाएगा। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, GNP@FC। अब MP से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे जो कि है 40।
अब हो गया जीडीपी एट एफसी हो गया, पर हमें डी से किस पे जाना है, एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे। तो क्या करेंगे, NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे जो है -30। तो फाइनली अब हमारा आ जाएगा ये सब करने के बाद GNP एट FC। एक्सपेंडिचर मेथड से हमने तीनों मेथड पढ़ लिए हैं इसके, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। आज हम इन तीनों मेथड्स को एक साथ पढ़ेंगे, मतलब उनका रिवीजन करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे सेम क्वेश्चन को। पहले एक बार रिवाइज करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें क्या करते थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर की जो वैल्यू एडेड है, जिसको बोलते हैं GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इन तीनों को ऐड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में वैल्यू एडेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, GDP एट MP आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। अब हमें इसके बाद क्या निकालना होता है, डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP एट FC। अब ग्रॉस से जब N पे जाना हो मतलब नेट पे जाना हो तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और MP से FC पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। तब क्या आ जाएगा, NDP एट FC आ जाएगा। अब इससे किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, NNP एट FC मतलब D से N पे जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरीके से हो गया वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट होता है इनकम मेथड। इसमें आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जब इन तीनों को क्वेश्चन में ऐड करेंगे तो क्या आ जाते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट ऐड करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं, और प्रॉफिट में क्या आता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। और इसमें एक और आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। जब रेंट एंड रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तब ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम आती है। जब इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी, NDP एट FC। अब D से किस में जाना है, N पे जाना है, नेशनल इनकम को निकालने के लिए। तो क्या ऐड करेंगे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इस तरीके से हो जाता है इनकम मेथड। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं, फिर आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक। जब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं तब आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद इसमें नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स प्लस करते हैं, तब क्या आ जाता है, GDP एट MP आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके बाद क्या निकालना होता है, डोमेस्टिक इनकम, NDP एट FC। G से N पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और MP से FC पे जाने के लिए क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। अब डोमेस्टिक इनकम आ गई, उसके बाद किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है, NNP एट FC पे जाना है, D से N पे जाना है, उसके लिए क्या करते हैं, NFIA प्लस करते हैं। ये एक शॉर्ट रिवीजन है तीनों मेथड्स का। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट है जिसमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। सेकंड पार्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से। अब क्वेश्चन में देखते जाओ इनकम मेथड से रिलेटेड कंपोनेंट्स कौन कौन से। सेकंड नंबर पे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ₹9,000। थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग सरप्लस 3,000। फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 6 पॉइंट पर 1,000। अब पूरे क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इनकम से और कुछ नहीं है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, NDP एट FC आता है, हमने पढ़ा अभी, पर हमें निकालना क्या है, NNP एट FC निकालना है। D से N पे जाना है तो क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। तो कैसे आती है, 13 और 14 देखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 800 माइनस 700 कितना आ जाएगा, 100 प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी इनकम मेथड से ₹13,100 करोड़।
अब नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट नंबर पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹7,000, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ₹4,200, फिर नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1,700। ध्यान रखना हमने ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा था, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। इसके साथ साथ क्या आता है, चेंज इन स्टॉक आता है। फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जो 9th और 11th नंबर पर है। सभी कंपोनेंट्स आगे एक्सपेंडिचर मेथड के। अब हमने पढ़ा है इन सबको ऐड करने से आता क्या है, जीडीपी एट एमपी आता है, पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। सबसे पहले जी से मतलब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जिसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ₹1100। एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 300 माइनस 100। और लास्ट डी से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, एनएफआईए प्लस करते हैं। और वो कैसे आता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 800 माइनस 700। तो जब इनको सबको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ₹13,100 करोड़। यहाँ पर एक बार डेप्रिसिएशन ऐड करना फिर माइनस करने की जगह नहीं लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, नेट निकालना है, एनएनपी एट एफसी। और हमारे पास क्या था, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसी से हो जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन में भी नहीं दिखाया हुआ है। इस तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड से आ जाएगा। अब बी पार्ट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है। अब नेशनल इनकम हमने निकाल ली, एनएनपी एट एफसी किस पे जाना है, जीडीपी एट एमपी पे जाना है। एन से जी पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे ₹1100 का। एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज प्लस करेंगे, 300 माइनस 100 को प्लस करेंगे। इससे एफसी से एमपी पे चले जाएंगे। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 800 माइनस 700 को, तो उससे जीडीपी एट एमपी आ जाएगा कितना, ₹14,300 करोड़। सभी मेथड्स के स्टेप्स अच्छे से पता होने चाहिए तभी ये हो पाएगा। अब सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। अब पहले इनकम मेथड में देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश। फिर देखो ट्रांसफर पेमेंट्स लिखा हुआ है, हमने पढ़ा ये नहीं आती हैं। फिर आएगा रेंट, कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड, इंटरेस्ट ₹92 का, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, डिविडेंड्स, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉयर। इन सबको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, एनएफआईए को ऐड करते हैं जो दे रखा है 8 नंबर पर, नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 52 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, नेशनल इनकम मेथड से ₹2,923 करोड़। जब आंसर प्रेजेंट करोगे तो अच्छे से करना, पहले जैसे एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट किया, इनकम मेथड्स के सभी कंपोनेंट्स को दिखाना जिनको ऐड किया है। फिर उसके बाद जब एनडीपी एट एफसी आ जाएगा तो उसमें एनएफआईए अलग से प्लस करके दिखाना, जिससे क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगी इनकम मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है 10th नंबर पर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है। फिर आएगा पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का दूसरा नाम है। फिर 16 नंबर पर एक्सपोर्ट दे रखे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स निकाल सकते हैं, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। फिर 17 नंबर पर है एडिशन टू स्टॉक, मतलब ये क्या, चेंज इन स्टॉक, इसको ऐड करते हैं, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर आता है। और आता है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो 20 नंबर पर है, ₹100। इससे क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। अब ग्रॉस से नेट पर जाना है, उसके लिए क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं ₹81 का। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज 200 माइनस 89। और डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए प्लस कर देंगे,
नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस 52 कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से ₹2923 करोड़। सेम आंसर आ रहा है दोनों मेथड से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तीनों मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पहले वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर्स की ऐड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। 1600 प्लस 2500 प्लस 1200 1200, इन तीनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी आ जाता है। आप जीडीपी एट एमपी से क्या निकालेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे, जिसके लिए क्या करेंगे, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। आप किस पे जाना है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है, नेशनल इनकम पे, तो क्या करेंगे, एनएफआई ऐड कर देंगे ₹100। नेशनल इनकम आ जाएगी वैल्यू एडेड मेथड से ₹4200। अब इनकम मेथड से करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, यही सभी कंपोनेंट्स होते हैं, इनको ऐड करेंगे। एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब नेशनल इनकम पे जाने के लिए क्या करेंगे, डी से एन पे जाना है तो एनएफआई ऐड कर देंगे ₹100। तो कितना आ जाएगी नेशनल इनकम मेथड से ₹4200। अब एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स जो माइनस में है तो माइनस कर देंगे। इससे आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। अब किस पे जाना है, एनडीपी एट एफसी पे जाना है। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है तो एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। तो नेशनल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से ₹4200। हमने तीनों मेथड्स किए, आंसर निकाले, तीनों के सेम आएंगे। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड में सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फिर आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 6 नंबर पर, फिर आता है उसके साथ चेंज इन स्टॉक सेकंड, फिर फोर्थ कंपोनेंट आता है नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स जो कि 4th नंबर पर है और 8 नंबर पर है। इन दोनों को माइनस करेंगे और ऐड करेंगे। इनको प्लस करने से क्या आ जाता है, जीडीपी एट एमपी आ जाता है। पर हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम निकालनी है। एनएनपी एट एफसी, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करेंगे 50 और एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कैलकुलेट करेंगे। और डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए को ऐड करते हैं जो दे रखी है, जैसे दे रखा है 9th नंबर पर नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दे रखी है 12th नंबर पर नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों क्या है, नेट फैक्टर इनकम है अब्रॉड से। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो एनएफआईए आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगी एक्सपेंडिचर मेथड से ₹2130 करोड़। अब नेक्स्ट इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले है कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस ₹550 का, फिर है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ₹800 का, और फिर है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय ₹850। अब यहाँ पर क्या आया था, ऑपरेटिंग सरप्लस आया था जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब आ जाता है। इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स और सेविंग्स ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इनको अलग से नहीं लेंगे, वरना क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। अब इनकम मेथड के कंपोनेंट्स आ गए, इससे क्या आ जाता है, एनडीपी एट एफसी आ जाता है। अब हमें निकालना क्या होता है, एनएनपी एट एफसी निकालना होता है। डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, उसके लिए क्या करेंगे, एनएफआईए को ऐड करते हैं जो कैसे आएगा, नेट प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस
नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। उसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ₹2130 करोड़। दोनों मेथड से किया, आंसर सेम आए हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जिसमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है आउटपुट मेथड से, मतलब वैल्यू एडेड मेथड से और इनकम मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले क्या करते थे, वैल्यू एडेड को प्लस करते थे, पहले कैलकुलेट करते थे डिफरेंट सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्चरी सेक्टर। अब इसमें से सेक्टर्स तो नहीं दे रखे, सिर्फ दे रखे वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड आ जाएगा, जिससे क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है। पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करो, माइनस करो, जो कितनी है ₹50, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको बोलते हैं। एमपी से एफसी पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 60 माइनस 10। और फाइनली डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, एनएफआईए को प्लस करेंगे। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, 10 माइनस 20। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा ₹290 करोड़। अब इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो आता था कंपोनेंट वो आता था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जिसमें आता है वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यही कंपोनेंट्स थे। इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करने से क्या आता है, एनडीपी एट एफसी आता है। पर हमें निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। डी से एन पे जाना है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, 10 माइनस 20। इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। नेशनल इनकम आ जाएगी कितनी, ₹290 करोड़। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, इसका मतलब होता है मनी वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। और ये जो हम मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो करते हैं उन प्राइसेस पर जो करंट ईयर के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मेजर कर रहे हैं इंडिया की नेशनल इनकम 2024 से 25 की, कौन से प्राइसेस पर, 2024 से 25 के प्राइसेस पर, तो ये क्या हुए, करंट ईयर के प्राइसेस हुए, जिसकी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस ईयर की उसी ईयर के प्राइसेस लेते हैं। नेशनल इनकम में इनकम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री की, इसलिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में क्या आता है, मनी वैल्यू आती है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। और ये जो नॉमिनल नेशनल इनकम है, या हम बोल सकते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है, ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, सही पिक्चर एक कंट्री की। क्योंकि यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है ना नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से हुआ है, प्राइस लेवल की वजह से हुआ है, बिना किसी चेंज के फिजिकल आउटपुट में। ये ट्रू पिक्चर इसलिए शो नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जा रही है वो करंट प्राइस पर की जा रही है, जो क्या दिखाएगा कि प्राइस बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम बढ़ गया। पर ट्रू नेशनल इनकम वही होगी जो आउटपुट में चेंज आने की वजह से होगी। मतलब आउटपुट इंक्रीज होगा तब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, वो शो करेगा ट्रू पिक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कंट्री की। इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ये दिखाता है मनी वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एक साल में। और इसमें जो हम प्राइस लेते हैं वो लेते हैं बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर क्या होता है, एक बेस की तरह ले लेना, मतलब एक नॉर्मल ईयर जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे 2017-18 को बेस ईयर की तरह लिया है। ये जो दोनों हम पढ़ रहे हैं ना, ये आगे हम एग्जाम्पल समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं 2024-25 की बेस ईयर का प्राइस लेकर, मतलब 2017 से 18 का प्राइस लेकर, तो उसको क्या बोला जाएगा? नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस इसलिए ऐसा ईयर जिसमें प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। ये जो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस है, इसको रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं, जो ट्रू पिक्चर शो करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कंट्री की। क्योंकि जो इंक्रीज आया है रियल नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से आया है? आउटपुट में इंक्रीज होने की वजह से, गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज होने की वजह से। इसलिए ये ट्रू पिक्चर शो करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ की एक कंट्री की। अब हम समझते हैं कि हम नेशनल इनकम को बेस ईयर के प्राइसेस पर ही क्यों कैलकुलेट करते हैं। ये जो जरूरत पड़ी है एस्टिमेट करने की नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पर, क्योंकि जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है वो क्या मिसलीडिंग पिक्चर देता है, ट्रू पिक्चर शो नहीं करता इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की। अगर प्राइस लगातार बढ़ते रहे या घटते रहे, इसलिए बेस प्राइस का यूज किया जाता है, बेस ईयर के प्राइस का यूज किया जाता है, जिसमें ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, ना ही लगातार प्राइस बढ़ता है और ना ही घटता है, जो एक ट्रू पिक्चर शो कर पाता है। जैसे टेबल में देखो, कॉमोडिटी दे रखी है, व्हीट किलोग्राम में, क्लोथ मीटर्स में और मिल्क लीटर्स में। इसके साथ क्वांटिटी प्रोड्यूस दे रखी है 2024-25 की, करंट ईयर की। व्हीट की 1000, क्लोथ की 500 और मिल्क की 250। नेक्स्ट कॉलम में करंट ईयर प्राइस लिए हैं 2024-25 के, जिसको बोला है P1, ₹12 पर किलोग्राम, क्लोथ है ₹10 पर मीटर और मिल्क है ₹12 पर लीटर। इसके साथ ही बेस ईयर के प्राइस दिए रुपीस में 2017 से 2018 तक के, जिसको बोला P0, जो है ₹7 पर किलोग्राम व्हीट के, क्लोथ के ₹6 पर मीटर और मिल्क के ₹8 पर लीटर। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते करंट प्राइस पर, जिसके लिए करंट क्वांटिटी और करंट प्राइस लेते हैं, तो Q1 मल्टीप्लाई बाय P1 होगा। कैलकुलेट करेंगे, व्हीट का 1000 इंटू 12 12,000, 500 इंटू 10 5,000 आ जाएगा क्लोथ का, और मिल्क का 250 मल्टीप्लाई बाय 12 ₹3,000। टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आएगी 20,000। ऐसे ही मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेस ईयर प्राइस पर, Q1 मल्टीप्लाई बाय P0। व्हीट की आएगी 7,000, क्लोथ की 3,000, मिल्क की 2,000 और टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी ₹12,000। अब देखो, जो नेशनल इनकम आ रही है करंट ईयर के प्राइस पर, वो आ रही है ₹20,000 और बेस ईयर के प्राइस पर आ रही है ₹12,000। सेम लेवल ऑफ आउटपुट है, और ये जो डिफरेंस है ना 8,000 का, वो रियल नहीं है, क्योंकि ये ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की। क्योंकि जो इंक्रीज हुआ है ना नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ प्राइस की वजह से हुआ है। और ट्रू पिक्चर तब शो होती जब जो इंक्रीज होता रियल नेशनल इनकम में, वो किसकी वजह से होता? आउटपुट की वजह से। इसलिए हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को बेस ईयर के प्राइस पर। अब समझते हैं कि हम नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट प्राइस में। अब ये कैसे होगा? जब एलिमिनेट कर देंगे प्राइस चेंज के इफेक्ट को नेशनल इनकम पर, और ये किसकी मदद से होता है? प्राइस इंडेक्स की मदद से। प्राइस इंडेक्स एक इंडेक्स नंबर होता है जो चेंज दिखाता है, वेरिएशन दिखाता है प्राइस लेवल में 2 डिफरेंट टाइम पीरियड्स के, या हम बोल सकते हैं 2 डिफरेंट ईयर्स के। और जब चेंज पता चल जाएगा प्राइस लेवल में प्राइस इंडेक्स की मदद से, तो आसानी से कन्वर्ट कर सकते नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस में। ये बताता है कि जो राइज हुआ है या फॉल हुआ है नेशनल इनकम में एक ईयर से दूसरे ईयर में, वो रियल है या नहीं है। जैसे इसका फॉर्मूला दे रखा है, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100।
इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर प्राइस इंडेक्स दे रखा है करंट ईयर का 150 और नेशनल इनकम दे रखी है करंट प्राइस पर वो है ₹1,50,000 करोड़ और हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करंट प्राइस वाली ऊपर रखेंगे, वो कितनी है 1,50,000 करोड़, तो 1,50,000 करोड़ ऊपर रखेंगे, अपॉन में आएगा करंट प्राइस इंडेक्स वो है 150 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व करेंगे आएगा ₹1,00,000 करोड़, जो एक रियल नेशनल इनकम को शो करेगा बिना प्राइस फ्लक्चुएशंस के। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी, या हम इसको बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी जब करंट प्राइस में मेजर की जाती है तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जब जीडीपी को एक गिवन ईयर की एस्टिमेट किया जाता है सेम ईयर के प्राइस पर, उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। जैसे जीडीपी कैलकुलेट करें 2024-25 की और प्राइस भी हमने कौन सा लिया 2024-25 का, तो उसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। सेकेंड है रियल जीडीपी, या हम बोल सकते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जब जीडीपी को एक गिवन ईयर ही एस्टिमेट किया जाता है बेस ईयर के प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। एग्जाम्पल के लिए जैसे जीडीपी कैलकुलेट करें 2024-25 की और हमने बेस ईयर प्राइस लिया 2017-18 का, तो उसको बोलेंगे रियल जीडीपी। जीडीपी जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री में एक साल में। तो जब उसको करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, और जब कांस्टेंट प्राइस पर करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। अब हम पढ़ेंगे कौन सी जीडीपी बेटर होती है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी। रियल जीडीपी बेटर होती है कंपैरिजन में नॉमिनल जीडीपी के, क्योंकि फर्स्ट है रियल जीडीपी मदद करती है डिटरमाइन करने में इफेक्ट को जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज होने से, क्योंकि रियल जीडीपी किससे अफेक्ट होती है चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। जब फिजिकल आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है उसी से अफेक्ट होती है। और जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज हो सकती है अगर फिजिकल आउटपुट में कोई इंक्रीज ना भी आया हो, जैसा हमने पढ़ा था, क्योंकि ये किससे अफेक्ट होती है चेंज इन प्राइसेस से। अगर प्राइस बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी भी इंक्रीज हो जाती है, जो एक ट्रू जीडीपी को नहीं दिखाती है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग रियल जीडीपी बेटर होती है। सेकंड है रियल जीडीपी बेटर मेजर है, जिससे ये हम क्या कर सकते हैं आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं फिजिकल आउटपुट में गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट ईयर्स में। आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ईयर में ज्यादा हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है, किसका ज्यादा हुआ है, कौन सी कमोडिटी का, या कम हुआ है। इसलिए भी रियल जीडीपी बेटर होती है। थर्ड पॉइंट है रियल जीडीपी फैसिलिटेट करती है कि हम इंटरनेशनल बेस पे कंपैरिजन कर सके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कंट्रीज में, क्योंकि रियल जीडीपी की मदद से जो कंपैरिजन होगा वो होगा आउटपुट में इंक्रीज आने की वजह से। इसलिए भी रियल जीडीपी बेटर होती है नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि ये ट्रूली रिफ्लेक्ट करती है ग्रोथ एक इकोनॉमी की। अब देखो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका एक फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। और जब नॉमिनल जीडीपी निकालनी हो तो नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। एक फॉर्मूला कर लेंगे तो उससे दूसरा भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है, अगर रियल जीडीपी ₹200 है और प्राइस इंडेक्स है 110 विद बेस 100। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करना है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी
इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। इन सब के वैल्यू रखेंगे। रियल जीडीपी है 200 इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय 100। अब नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। अपॉन में 110 है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दूसरी साइड जाकर, और मल्टीप्लाई में 100 है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 220। तो नॉमिनल जीडीपी कितनी आ जाएगी? ₹220। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर, या हम बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं, ये सेम होता है। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब होता है एलिमिनेट करना प्राइस चेंजेस के इफेक्ट को, जिससे जान पाए जो रियल चेंज आता है फिजिकल आउटपुट में, जिसके लिए जीडीपी डिफ्लेटर का यूज किया जाता है। जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइस को सभी गुड्स एंड सर्विसेज के जो जीडीपी को बनाते हैं। जब एवरेज लेवल पर करते हैं, जो मदद करता है जीडीपी डिफ्लेटर, इससे क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है प्राइस चेंजेस का इफेक्ट, जिससे सही जीडीपी का पता चलता है, जो किसकी वजह से आएगी? फिजिकल आउटपुट में चेंज आने की वजह से। अब इसका फॉर्मूला कैसा होता है? जीडीपी डिफ्लेटर, या हम बोल सकते हैं प्राइस इंडेक्स, इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले को अगर जो हमने ऊपर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था उससे भी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की जगह पर आएगा नॉमिनल जीडीपी, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस की जगह पर आएगा रियल जीडीपी। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर नॉमिनल जीडीपी दे रखी है ₹15,000 करोड़ और रियल जीडीपी दे रखी है ₹12,000 करोड़, तो जीडीपी डिफ्लेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे? को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी दे रखी है ₹15,000 करोड़, रियल जीडीपी है ₹12,000 करोड़, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है। जो वैल्यूज है उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। 15,000 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू ₹125। ₹125 हमारा आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। अब जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में पढ़ा, हम क्या कर सकते हैं? नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की मदद से। जैसे अगर हमें रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो रियल जीडीपी इस साइड आ जाएगी और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब वैल्यूज पुट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी है 15,000 अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर 125 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर के मदद से हम रियल जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी को अक्सर कंसीडर किया जाता है एक इंडेक्स की तरह, मतलब एक तरीके की तरह लोगों के वेलफेयर को शो करने के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है सेंस ऑफ मटेरियल वेलबींग अमॉन्ग द पीपल। मटेरियल वेलबींग का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें पर्सन के पास सफिशिएंट मनी और मटेरियल्स होते हैं एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए, जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, गुड हेल्थ होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। तो इसका मतलब है जब हम जीडीपी की बात करते हैं, इसका मतलब हम लोगों के वेलफेयर की भी बात कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो जो वेलफेयर है लोगों का वो भी अच्छा है। हायर जीडीपी मतलब ग्रेटर वेलफेयर पीपल का। पर ये जो जनरलाइजेशन है, मतलब एक ये जनरल स्टेटमेंट है जो थोड़े फैक्ट्स और एग्जाम्पल पर बेस्ड है, ये करेक्ट नहीं है इन लिमिटेशंस और रीजंस की वजह से। अब इसमें फर्स्ट रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनइक्वालिटीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में, मतलब जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो ज्यादा है, रिच और ज्यादा रिच होते जा रहे हैं और पुअर और ज्यादा पुअर होते जा रहे हैं।
गरीब होते जा रहे हैं, तो इससे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर जीडीपी इंक्रीज हो रही है तब भी, क्योंकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वल है। अगर ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल भी है तो पुअर पीपल को तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसका मतलब अगर जीडीपी में इंक्रीज भी होता है तो वो भी किसी यूज का नहीं होगा, क्योंकि जो वेलफेयर है लोगों का वो इंक्रीज नहीं हो रहा है जीडीपी के इंक्रीज होने के साथ साथ। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हुई। सेकेंड रीजन है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। हायर जीडीपी प्रमोट करेगी वेलफेयर को तभी जब इंक्रीज्ड जो आउटपुट है उसमें वो गुड्स होंगे जो कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं और असेंशियल गुड्स होते हैं, मतलब जो लाइफ जीने के लिए जरूरी होते हैं, बेसिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर डिफेंस गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है तो इससे जो पीपल है उनकी वेलफेयर में तो कोई इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उनका वेलफेयर रिलेटेड है अगर उन गुड्स में इंक्रीज होता है जो मास कंजप्शन और एसेंशियल गुड्स से रिलेटेड है, जिनकी उनको जरूरत है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है इकोनॉमी में वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के लिए नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस, जैसे सर्विस ऑफ हाउसवाइफ, किचन गार्डनिंग और फ्री टाइम में जो एक्टिविटीज की जाती है उनको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अनरिकॉर्डेड होती हैं, इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता इन्हें रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन होता है जीडीपी का। इन एक्टिविटीज से सही से जीडीपी तो एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, पर ये जो एक्टिविटीज होती हैं वो लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड होती हैं। अब ये जो एक्टिविटीज है वो वेलफेयर तो शो कर रही है, पर जीडीपी में इनको एस्टिमेट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से भी हम जीडीपी से वेलफेयर का पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट रीजन है चेंज इन प्राइसेस। अगर जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से और फिजिकल आउटपुट में इंक्रीज होने की वजह से नहीं हो रहा है, तो ये एक रिलायबल इंडेक्स नहीं होगा, ऐसा तरीका नहीं होगा जिस पर ट्रस्ट किया जा सके इकोनॉमिक वेलफेयर को कंसिडर करने के लिए। अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो उससे कैसे इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब प्रॉस्पेरिटी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। इसलिए चेंज इन प्राइसेस भी एक रीजन है जिसकी वजह से जीडीपी को कंसिडर नहीं कर सकते लोगों के वेलफेयर को जानने के लिए। नेक्स्ट रीजन है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है वो बेनिफिट्स और हार्म्स एक एक्टिविटी के जो एक फर्म या हम बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल द्वारा किए जाते हैं, जिनके लिए उनको पे नहीं करना पड़ता, या हम बोल सकते हैं जिन पर पेनल्टी नहीं लगती या उसके लिए उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलती। एक्टिविटीज जो बेनिफिट्स देती हैं उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और एक्टिविटीज जो हार्म क्रिएट करती है, नुकसान पहुंचाती है दूसरों को, उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब जैसे एग्जाम्पल और इम्पैक्ट बता रखा है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रियल प्लांट्स क्रिएट करते हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो पॉल्यूशन है वो वेलफेयर को रिड्यूस करेगा, नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करके किस पर, हेल्थ पर। इससे क्या होगा, हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है पॉल्यूशन का, और ये एग्जाम्पल है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल और इम्पैक्ट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। पब्लिक पार्क्स का यूज करना लोगों द्वारा एक प्लेजर क्रिएट करता है, जिसके लिए पब्लिक को कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। अब इससे क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होता है किस पर, हेल्थ पर। इन पार्क्स में खेलते हैं, वॉक करते हैं, जिससे क्या होता है, पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होता है हेल्थ पर, हेल्थ अच्छी रहती है, जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का। और ये जो हमने एक्सटर्नल इफेक्ट्स पढ़े हैं ये मार्केट ट्रांजैक्शंस का पार्ट नहीं है, अब जिससे इसमें जीडीपी को कैलकुलेट नहीं कर सकते।
इन एक्सटर्नलिटीज से, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। वेलफेयर का तो पता चल रहा है पर जीडीपी का नहीं, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है लिमिटेशन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जीडीपी कंसीडर नहीं करता है चेंजेस को जो पॉपुलेशन में आते हैं एक कंट्री के। अगर जो रेट है पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का वो ज्यादा है जीडीपी के ग्रोथ रेट से, तो उससे क्या होगा, जो पर कैपिटा मतलब पर पर्सन जो अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, ज्यादा इंक्रीज हो रही है और उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट है वो कम है, जिससे क्या होगा, जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी, जो एडवर्सली अफेक्ट करेगा इकोनॉमिक वेलफेयर को, ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट करेगा और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को भी अफेक्ट करेगा। यही सभी रीजंस है, लिमिटेशंस है जिनकी वजह से जीडीपी को कंसीडर नहीं कर सकते वेलफेयर को मेजर करने के लिए। इसलिए ये जो जनरलाइजेशन है, मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है कि जीडीपी को एक इंडेक्स की तरह लिया जा सकता है वेलफेयर ऑफ पीपल को जानने के लिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है जिसको कुछ इकोनॉमिस्ट या हम बोल सकते हैं पॉलिसी प्लानर्स ने सजेस्ट किया है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी मतलब ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रीन जीएनपी में मेजर किया जाता है नेशनल इनकम को या हम बोल सकते हैं आउटपुट को एडजस्ट करके, एडजस्ट मतलब माइनस करके या हम बोल सकते हैं एलिमिनेट करके उस नुकसान को जो एनवायरनमेंट को पहुंचा है। जैसे जब गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो उन एक्टिविटीज की वजह से एनवायरनमेंट में कई बार पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हार्मफुल वेस्ट डिस्चार्ज किए जाते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है, जिससे डिग्रेडेशन होता है एनवायरनमेंट का, एक वर्स कंडीशन हो जाती है। तो ग्रीन जीएनपी का मतलब होता है जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसमें से माइनस कर देते हैं उस नुकसान को जो नेचुरल रिसोर्सेस और एनवायरनमेंट को पहुंचा होता है। ग्रीन जीएनपी कैलकुलेट करने से क्या होगा, एक मदद मिलेगी कि जिससे सस्टेनेबल यूज कर सके नेचुरल एनवायरनमेंट का। सस्टेनेबल यूज मतलब करंट नीड्स को भी फुलफिल कर सके और नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सके फ्यूचर जनरेशंस के लिए, जिससे क्या हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके बेनिफिट्स का डेवलपमेंट्स के। जो डेवलपमेंट्स हैं उनके जो बेनिफिट्स हैं वो सभी को मिल सके इक्वली, किसी को भी नुकसान ना पहुंचे।